सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना जो बैच चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का चल रहा है, जिसमें अपने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है पूरी आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही होगी। जो आपकी आर्थिक समीक्षा 2022-23 की है, कौन सी 2022-23 की जो आपकी आर्थिक समीक्षा है, इसके अनुसार अपने करने वाले हैं। अब इसमें क्या है कि दोस्तों आपको अपनों ने कृषि क्षेत्र और कृषि से रिलेटेड जितने क्षेत्र थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब उसके मैं आपके शॉर्ट नोट्स है टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे। आज अपने क्या करने वाले हैं, देखो कृषि क्षेत्र अपना कंप्लीट हो गया। आज अपने उद्योग क्षेत्र की बात करेंगे, सेवा क्षेत्र को अपने अलग से करेंगे, ठीक है। आज अपने औद्योगिक विकास और उद्योग क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उद्योग के बारे में। देखो राजस्थान का अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो मैंने हाईलाइट की ना, ये आपको मैप में भी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पाई चार्ट होगा इसमें आप याद रख सकते हो। अब इसमें जो चीजें याद रखने वाली होगी मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। सेम वही बात। और जो 22-23 के लिए स्थिर मूल्यों के लिए जो प्रतिशत वृद्धि यहाँ पे देखी गई उद्योग क्षेत्र में, तो वो दे रखी है स्थिर मूल्यों पे 6.32% यहाँ पे वृद्धि देखी गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पाई चार्ट में भी। तो 22-23 के लिए जो वृद्धि है, स्थिर मूल्यों की बात कर रहा हूं, वृद्धि स्थिर मूल्यों पर, ठीक है। और प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि है, 15.02% की यहाँ पे वृद्धि है। अब यहाँ पे अपने क्या बात करते हैं कि जो उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य संवर्धन है, देखो हर चीज में जो हिस्सा है वो पढ़ते हैं। GSVA कृषि संबंध का कितना था हमने पढ़ा था। इसके अलावा अब इसमें क्या है कि ये किस बेस पे ले रहा है, ये स्थिर मूल्यों पे ले रहा है, जो कि 11-12 बेस ईयर है। यहाँ पे बता रहा है कि 1.36 लाख से बढ़कर ये 2.04 लाख करोड़ हो गया है, जो कि वार्षिक वृद्धि को कितनी दर्शाता है, ठीक है। वो तो अपनों ने क्या है कि देखा कि प्रतिशत वृद्धि कितनी देखी गई। अब यहाँ पे वार्षिक वृद्धि बेस ईयर की स्थिर मूल्यों पे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 3.71% की यहाँ पे वार्षिक वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। वार्षिक वृद्धि स्थिर मूल्यों की तुलना में बात करें तो। और प्रचलित मूल्यों पे बात करें तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये मत याद रखना कितने लाख से हो गया, 3.58 लाख हो गया। तो ये जो CAGR दिखाता है ये 9.18% की वार्षिक वृद्धि को दिखाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी वार्षिक वृद्धि दे रखी है। और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो आपकी हो जाएगी 3.71 और 9.18। और जो अपने ये देखेंगे इसमें मूल्य संवर्धन GSVA और वृद्धि दर, ठीक है, स्थिर मूल्यों पर ये दे रखा है। और प्रचलित पे भी यहाँ पे दे रखा है अंदर ही वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पे 15.2% और 6.32%, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार है, इसका मतलब है संशोधित अनुमान, और संशोधित अनुमान द्वितीय, स्टार का मतलब है A का मतलब है अग्रिम अनुमान। तो औद्योगिक क्षेत्र में ये जो है 22-23 के लिए अग्रिम अनुमान लगाया गया है। अगर आपसे पूछे जो भी संशोधित अनुमान है, यहाँ पे देखो स्टार में जो अनुमान है ये संशोधित अनुमान दूसरा है, ये हैश वाला संशोधित अनुमान प्रथम है। तो 21-22 वाला जो अनुमान था वो 23-70 और 11-30 का था, और इस बार जो है वो 15 और 6.32 का है। 2022-23 का 15.02% और 6.32%, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो वार्षिक वृद्धि है CAGR, ये अभी आपको याद रखनी है 3.1 और 9.81। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। देखो राजस्थान के जो सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र की अब हिस्सेदारी की बात करें कि औद्योगिक क्षेत्र हिस्सा कितना रख रहा है, ठीक है। तो प्रचलित मूल्यों पे भी उद्योग का हिस्सा आ रहा है 27.31%। ये याद रखना है, बार बार में पूछा जाता है। तो प्रचलित मूल्यों में कुल पूरा उद्योग क्षेत्र की बात करूं तो 27.31% यहाँ पे दोस्तों हिस्सा रख रहा है। अब क्या बात आती है, अब अपनी बात करते हैं स्थिर मूल्यों पे। तो स्थिर मूल्यों की बात करूं तो यहाँ पे जो हिस्सा है वो 6.32% की यहाँ पे सॉरी इसमें क्या है कि जो विनिर्माण में योगदान वो सारा दे रखा है। ये अपने पाई चार्ट में देखेंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। पाई चार्ट में पढ़ेंगे ये वाला जो विनिर्माण का हिस्सा योगदान दे रखा है। और यहाँ पे 11-12 मूल्यों पर 21-22 की तुलना में 22-23 में
32% की यहाँ पे वृद्धि भी यहाँ पे देखी गई है इसमें स्थिर मूल्यों पे। ठीक है, अगर योगदान की मैं बात करूं, जब अपने पहली टेबल पढ़ी थी तो जो अपनी पहली क्लास थी ना दोस्तों उसमें था, ठीक है, तो 27.76% था, ये तो स्थिर मूल्यों पे था। ठीक है, ये वृद्धि दर बता रहा हूं मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूं, तो 27.76% स्थिर मूल्यों पे। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखनी है। ये डाटा अपने क्या है कि पहली क्लास थी हमारे, वहां अपने देख चुके हैं ये वाला डाटा पूरा। अब क्या है कि इसमें जो भी जो उद्योग है अपना, इसको आगे बांट दिया गया, जैसे विनिर्माण उद्योग हो गया, ठीक है, और सारे उद्योगों को बांट दिया गया। ये सारी चीजें अपने कहाँ पे देखेंगे, अभी जो पाई चार्ट आएगा उसमें वो वाला याद करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डाटा ये वाला। ठीक है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। खनन और उत्खनन, विनिर्माण उद्योग, इसको डिटेल से भी जानेंगे अपने। देखो पहली बात है इस पे, ये जो अनुमान है ये अग्रिम अनुमान है, ये ध्यान रखना। योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान किसका है, विनिर्माण उद्योग का है, 41.26%। ये आपको डाटा याद रखना है। ठीक है, जो चीजें यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चलूंगा। विनिर्माण 41.26, खनन और उत्खनन की बात करें तो 12.60% आपके आ जाएगा, ये भी याद रखना है आपको। विद्युत गैस और जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाएं की बात करें तो ये आपके 13 हो जाएगी 38%। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसकी निर्माण की तो 32.76%। तो सबसे ज्यादा याद रखना है किसका, विनिर्माण का हिस्सा है 41.26, और सबसे कम हिस्सा किसका है ये भी याद रखना है, तो खनन और उत्खनन 12.60%। सेम यही बातें आपकी पिछली स्लाइड में इसके बारे में डिटेल से लिखी गई है। और ये जो है आपका प्रचलित मूल्यों पे है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, प्रचलित मूल्यों पे है। अब आपका क्या है कि स्थिर मूल्यों पे वृद्धि दर दर्शाएगी है कि स्थिर मूल्यों पे यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है, स्थिर मूल्यों पे सिर्फ आपको वृद्धि दर याद रखनी है। स्थिर मूल्य जो 2011-12 बेस ईयर है इस पे जीएसवी है, तो यहाँ पे देखो खनन और उत्खनन की वृद्धि दर सबसे कम है, कितनी, 0.39%। और दूसरे नंबर पे जो विनिर्माण है इसकी है वृद्धि दर, तीसरे नंबर पे है, सॉरी, दूसरे पे यहाँ पे है निर्माण की 2.56%। तो ये किसकी है, निर्माण। और विनिर्माण की वृद्धि दर कितनी है, अगर हम बात करें विनिर्माण की, तो विनिर्माण की दोस्तों यहाँ पे वृद्धि दर आ जाएगी आपके 3.48%। और सबसे ज्यादा यहाँ पे वृद्धि दर की बात करूं तो कौन से, विद्युत गैस जल की आ जाएगी 6.36%। पूरा ये दे रखा है यहाँ पे, रेड विनिर्माण है, खनन उत्खनन इस कलर में है, ब्लू कलर में विद्युत गैस जल आपूर्ति है, और निर्माण येलो में है। तो यहाँ से भी आप देख के याद रख सकते हो, ये भी याद रखने वाली चीज है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, आईआईपी इसे कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब इसमें क्या होता है कि एक पूरी अब निश्चित अवधि होती है, उसके दौरान जो औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन मात्रा के अल्पकालिक परिवर्तनों को यह मापता है। तो ये परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये इसमें जो भी यहाँ पे उद्योग वगैरह लिए गए हैं वही विनिर्माण, खनन, ये सारे चीजें ली गई है। और नीचे आपको क्या है कि यहाँ पे आधार वर्ष कितना है, 11-12 याद ही रखना है, और सूचकांक आपको याद रखने हैं। तो सूचकांक अगर अक्टूबर 2022 तक का यहाँ पे डाटा है उसके अनुसार लिया गया है। विनिर्माण का सूचकांक 140 है, खनन का 113 है, विद्युत का 155.03 है। अपने को सामान्य सूचकांक याद रखना है, इसका 134.65 है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर अब आती है दोस्तों एमएसएमई नीति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई नीति। अब ये जो नीति है 2022 की, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये लागू कब होती है। ठीक है, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति इसे कहा जाता है, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, जो कि 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। तो जारी कब की जाती है, 17 सितंबर 2022, इसकी आपको डेट याद रखनी है। फिर इस नीति के अंतर्गत जो भी उद्योगों के लिए भूमि बुनियादी विकास, स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया, एमएसएमई क्लस्टर का विकास किया जाएगा, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। ठीक है, कैसे उद्योग को बढ़ावा दी, कुल मिला के वो बातें यहाँ पे कही गई है। इसके साथ साथ महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, निष्पक्षजनों उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि 17 सितंबर 2022 को ये जारी की गई। ठीक है,
और एमएसएमई नीति कब की है, एक ये भी याद रखना, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है एमएसएमई कब की है, 2022 की। अब देखो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का अपने पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा सूक्ष्म है, कौन सा लघु है और कौन सा मध्यम उद्योग है, तो ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसमें क्या है कि वर्गीकरण 1 जुलाई 2020 से किया गया, इसमें चेंजेस किए गए। तो इसमें जो सूक्ष्म उद्योग में लिए गए वो आपके, अगर आपका जो भी संयंत्र या मशीनरी है सूक्ष्म उद्योग का और उपकरण कोई भी हो, उसमें निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब निवेश उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का हो, और जो आपका पूरा कारोबार है, कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1 से 5 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ तक की तो आपकी मशीनरी वगैरह ये सारा याद ऐसे रखना है कि संयंत्र, मशीनरी और उपकरण 1 करोड़ तक के, और आपका पूरा कारोबार की बात करें तो 5 करोड़ तक का होना चाहिए। तो 1 से 5 करोड़ वाले सूक्ष्म में आ जाएंगे। अब अपने बात करेंगे लघु उद्योग की। लघु उद्योग कौन सा होगा, जिसमें संयंत्र और मशीनरी 10 करोड़ की होगी और कारोबार 50, तो 1 से 5 फिर 10 से 50 वाला किस में आ जाएगा, लघु में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, मध्यम में नहीं आएगा। फिर मध्यम में के लिए क्या होगा, संयंत्र और मशीनरी तो आपकी 50 करोड़ तक की, और जो कारोबार है वो आपका 250 करोड़ तक का होगा, तो ये आपका मध्यम कहलाएगा, ठीक है। अब जो भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, सूक्ष्म लघु मध्यम औद्योगिक इकाइयां निर्यात, रोजगार और उद्यमिता के सृजन की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। और जो भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम रजिस्ट्रीकरण है, एमएसएमई की परिभाषा के अनुसार एमएसएमई पंजीकरण को भी सुविधाजनक बनाने की एमएसएमई की जो मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई को एक नया पोर्टल भी जारी किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पोर्टल है ना, कौन सा, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, ये पोर्टल कब लॉन्च किया गया, 1 जुलाई 2020 को। तो ये याद रखना है आपको कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया, 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। पंजीकरण पोर्टल पर दिसंबर 2022 तक ये बता रखा है कि इतनी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण हो चुका है, ठीक है, ये सारी बातें हैं, और पंजीयन वगैरह ये नहीं याद रखनी है आपको। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, जो योजनाएं जो है उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, उनके बारे में अपने जानेंगे। तो पहले आती है दोस्तों मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY। तो आपका ऐसा भी लिखा सकता है, ध्यान रखना, MLUPY मलूपी, ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। अब इसमें क्या होगा कि आप जो भी उद्यम स्थापित करोगे उसके विस्तार आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जारी की गई। 10 करोड़ तक का ये याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंट है। तो 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। लॉन्च कब की गई, 13 दिसंबर 2019। तो दिसंबर 2019, 18, 17 दिसंबर पे बहुत सारी योजनाएं लागू की गई, वो सारी मैं आपको अलग से भी करवाऊंगा। तो 13 दिसंबर 2019 को ये यहाँ पे लागू की जाती है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को क्या है कि 25 लाख तक के ऋण पर 8% का ब्याज अनुदान मिलेगा, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पे 5% तक का ब्याज अनुदान मिलेगा। तो ये भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में कि 25 लाख तक का है तो कितना, 8% ब्याज अनुदान, और 5 करोड़ तक का ऋण है तो कितना, 6%, और अगर 10 करोड़ तक का लोन उठाते हो तो 5% यहाँ पे ब्याज अनुदान मिलेगा। कितना, 8, 6 और 5% ब्याज अनुदान है, 25, 5 और 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़ के लिए, ये सारी बातें हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना वितरण किया जा चुका है वो भी दे रखा है, ये नहीं याद रखना। एक तो ये याद रखना है 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च किया गया, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन परियोजना, तो 13 दिसंबर 2019 को। ये चीजें याद रखनी है, जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। फिर आ जाती है कौन सी नेक्स्ट दोस्तों, आपके राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है। इसमें क्या है कि फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 का है ये।
तो ये ध्यान रखना है। फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन कौन सा है, 2019 का। और स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया, 17 जुलाई 2019 को लागू किया गया। ये डेट आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा कि अधिनियम के निष्पादन होते हैं ना, इसने एक वेब पोर्टल पहले ही लॉन्च कर दिया था। कॉमन सी बात है कि जो भी आप कुछ लॉन्च करोगे तो उसकी वेबसाइट वगैरह पहले ही आपको लॉन्च करनी पड़ेगी। तो ये 12 जून 2019 को पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, जो था राज उद्योग मित्र .rajasthan.gov.in। ठीक है, राज उद्योग नाम से पूछ सकता है आपके, राज उद्योग नाम से जो पोर्टल है ये 12 जून को ही लॉन्च कर दिया गया। अब एमएसएमई इकाई को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसको डिक्लेरेंस ऑफ इंटेंट, और इस पर क्या है कि एक पावती प्रमाण पत्र जारी होते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ठीक है, अब इन सर्टिफिकेट से क्या होगा कि 3 साल तक है ना आपको राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से यहाँ पे छूट रहेगी। तो ये याद रखना है, कितने साल तक, 3 साल तक अगर आपको छूट रहेगी, अगर आप कुछ ऐसा उद्योग करते हो इस नियमों के अंतर्गत रहते हुए, अगर आपको ये प्रमाण पत्र, पावती प्रमाण पत्र, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है तो। ठीक है, 3 साल तक आपको हर चीजों से छूट रहेगी, फिर आपको नियमानुसार चलना पड़ेगा। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट निर्यात के बारे में, कि राजस्थान का जो निर्यात है, होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी हुई। ठीक है, तो 5 जो टॉप निर्यात वस्तुएं दोस्तों, उसमें सबसे पहले नंबर पे इंजीनियरिंग आती है, इंजीनियरिंग वस्तुएं, फिर कपड़ा, फिर धातुएं, फिर हस्तशिल्प वस्तुएं और रासायनिक। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग वस्तुएं, इसके बाद आपके कपड़ा, फिर धातुएं, फिर हस्तशिल्प हो गया, फिर रासायनिक एवं संबंध क्षेत्र। और 60% अधिक योगदान है राज्य से होने वाले निर्यात में। ठीक है, और यहाँ पे टोटल ये दर्शाया गया है कि 71,999.72 करोड़ का यहाँ पे कुल निर्यात हुआ है। ये नहीं याद रखना आपको कि कितना निर्यात हुआ है, ये याद रखना है कि 5 टॉप कौन कौन सी वस्तुएं, इंजीनियरिंग, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रासायनिक केमिकल। ठीक है, इंजीनियरिंग हो गया, कपड़ा हो गया, क्लॉथ, ठीक है, इसके बाद हैंडीक्राफ्ट हो गया, फिर आपके कपड़े से बाद में मेटल है, सॉरी, फिर मेटल के बाद हैंडीक्राफ्ट हो गया, और फिर आपके हो गया केमिकल। ठीक है, ECMHC। तो ये क्लॉथ है और ये केमिकल है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। वैसे 2-4 बार ऐसे पढ़ोगे और क्विज वगैरह लगाओगे तो आपको याद हो जाएगा। क्विज वगैरह मैं अब यूट्यूब पे भी पोस्ट कर रहा हूँ कम्युनिटी में, वहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर करो, जिसमें आर्थिक समीक्षा 2022-23 के वहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो इसमें 5 वस्तुएं आपको याद रखनी है निर्यात में। ठीक है, और फिर अपने बात करते हैं मिशन निर्यातक बणों की। अब जो मिशन निर्यातक बणों है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब की जाती है। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत 29 जुलाई 2021 को की जाती है। तो ये डेट याद रखनी है, मिशन निर्यातक बणों। और राज्य के विभिन्न जिलों में जो भी स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए कि अपने को, मतलब निर्यातक बंदा कब बनेगा, जब वो कोई उद्योग धंधा खोलेगा, सीधी सी बात है। अब उनको प्रेरित करना युवाओं को, ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइन में लाना। इनका टारगेट है कि 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का यहाँ पे लक्ष्य जिलों को आवंटित भी किया गया है। और दिसंबर 2022 तक की अगर बात करें तो 8,527 उद्यमियों को आयात निर्यात कोड IEC जारी किए गए, और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं के दस्तावेजीकरण के संबंध में भी यहाँ पे उनको जोड़ा गया। ये नहीं याद रखना इतना आपको। फिर बात क्या आती है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। ठीक है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद है जो REPC का है, PC है, जो 5 दिसंबर 2022 को राज्य में मिशन निर्यातक बणों का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 5 दिसंबर 2022 को। तो ये पहला था 21 को, वो था 29 जुलाई को, फिर 5 दिसंबर को किया गया। तो ये दोनों याद रखने हैं। ये फर्स्ट चरण है
मिश्रक निर्यातों का, और ये सेकंड चरण है जो 5 दिसंबर 2022 को चालू किया गया। अब राज्य निर्यात पुरस्कार परियोजना भी यहाँ पे लाई गई, जिसमें क्या है कि 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार दिए जाएंगे और एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड भी दिया जाएगा। अधिकतम 33 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि एमएसएमई दिवस कब बनाया जाता है, एमएसएमई दिवस कब बनाया जाता है ये भी याद रखना है। 17 सितंबर को बनाया जाता है, 17 सितंबर 2022, 17 सितंबर याद रख लेना। तो ये सारी चीजें थी इंपॉर्टेंट इस स्लाइड में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों आपके जो करोड़ में निर्यात वो दे रखा है कि कपड़े का कितने करोड़ में हुआ, कृषि खाद का कितना हुआ, ज्वारात आभूषण का, अभियांत्रिकी का कितना 11,966 करोड़ है, ठीक है। ये याद रख सकते हो आप, डाटा आपको याद रखना है। धातु की बात करें तो लौह धातु 1436, अलोह धातु 6,802 करोड़। इसके अलावा जो भी संगमरमर पत्थर है, ग्रेनाइट है, यहाँ से 4,881.15 करोड़। इसके अलावा जो भी खनिज तेल है 1393। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो 464, ऊनी कपड़े 133, रासायनिक क्षेत्र यहाँ पे 6,995 करोड़ आ जाता है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं। शिल्प जो मैंने 5 बताए ना टॉप, उनके याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहले कौन था इंजीनियरिंग, सबसे पहले जो भी इंजीनियरिंग थी वो आ जाएगी, अभियांत्रिकी। इसके अलावा इंजीनियरिंग में अन्य सब बहुत सारी चीजें यहाँ पे शामिल हो जाएगी। और उसके बाद कौन था इंजीनियरिंग के बाद आपका था कपड़ा, धातुएं में दोनों याद रखनी है, और शिल्प याद रखना है, और रासायनिक। ये टॉप 5 नाम ही याद रख लेना। डाटा तो देख लेना, याद रहे तो आपको डाटा याद रखना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। निर्यात संवर्धन प्रक्रिया और प्रलेखन दस्तावेजीकरण के बारे में है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी वस्तुएं जो भी निर्यात की जा रही है और बाजार की, इसमें क्या है कि राज्य में ऐसे उद्यमी हैं जो निर्यात की प्रक्रिया, दस्तावेजों, बाजार की जानकारी के अभाव में अपनी वस्तुओं का बाहर निर्यात नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया। 2012 से ये प्रारंभ की गई, बस इतना याद रख लेना आप, ठीक है, कि जो ये निर्यात संवर्धन प्रक्रिया और प्रलेखन और दस्तावेजीकरण का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम 2012 से लॉन्च किया गया था। अब मेन जो इंपॉर्टेंट आता है वो क्या आता है कि अगर आप विदेश में जाके अंतरराष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग ले रहे हो तो राज्य सरकार आपकी क्या क्या सहायता करने वाली है। तो वो करने वाली है आपको, देखो 12-13 में लागू की गई ये योजना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि 2012-13 में ये योजना लागू की जाती है और मार्च 2025 तक इसका बढ़ा दिया जाता है। कब? मार्च 2025 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय विदेश व्यापार मेलों भाग लेने की सहायता योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है, तो मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। क्रियान्वयन काम कौन संभाल रहा है इसको? REPC संभाल रही है, पहले बताया था मैंने आपको, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, ठीक है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के इसको पूरा संभाल रही है। जो भी अगर आप व्यापार मेलों में भाग लेंगे और भाग लेने वाली इकाइयों को उनके द्वारा जो भी भुगतान किए गए किराया देखो देना पड़ता है, कोई भी जगह अपने प्रदर्शनी लगा रहे हैं तो उस पे, तो वहां पे क्या है कि 50% अनुदान आपको गवर्नमेंट देगी। राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पे 50% अनुदान देगी। इसमें क्या है कि अधिकतम 1 लाख तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा और विदेशों में आयोजित मेलों प्रदर्शनियों में राज्य की ओर से प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद को 10 लाख रुपए का भी प्रावधान करेगी। इसमें सिर्फ 2-3 बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो 12-13 में लागू की गई, बढ़ा कब दिया? मार्च 2025 तक बढ़ा दिया, और 50% राजस्थान गवर्नमेंट देगी जो अभी आपका किराया लगेगा, प्रदर्शनी वहां पे लगाओगे। फिर बात आती है दोस्तों एक जिला एक उत्पाद। इसमें क्या है 33 जिलों के ना एक उत्पाद फिक्स कर दिए गए जहां जो चीज ज्यादा फेमस है उस अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि उद्योग को बढ़ावा मिल सके। कुल मिला के यही कहना है इसका। फिर इसमें जो अभी आपसे 33 जिलों में अलग अलग, अब तो जिले बढ़ चुके हैं लेकिन अभी वो पूर्णता नहीं बने हैं, तो अभी अपने 33 जिलों की बात करेंगे। अजमेर का ग्रेनाइट है उत्पाद का नाम, अलवर में ऑटोमोबाइल्स पार्ट है, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रियल पूरा यही है एरिया। बांसवाड़ा में सिंथेटिक यार्न है, 12 की सोयाबीन, बाड़मेर का इसबगोल, भरतपुर में शहद और खाद्य तेल, ठीक है, इंजन ब्रांड का खाद्य तेल यहाँ पे फेमस है।
भीलवाड़ा में रेडीमेड, देखो कपड़ों टेक्सटाइल के लिए तो भीलवाड़ा ही फेमस है। बीकानेर में सिरेमिक उद्योग। बूंदी की बात करें तो चावल। चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट मार्बल। फिर जो चूरू में है वुड प्रोडक्ट्स, लकड़ी के प्रोडक्ट्स चूरू के लिए। दौसा के लिए कॉर्पेट एंड स्टोन आर्टिकल। धौलपुर में मिल्क पाउडर। फिर डूंगरपुर में ग्रेनाइट मार्बल आ जाएगी आपके। श्री गंगानगर में आपका गम पाउडर आ जाएगा। हनुमानगढ़ में गवार गम आ जाएगा, ठीक है, गम पाउडर एंड गवार गम, गंगानगर हनुमानगढ़। फिर इसके बाद आपके जयपुर के लिए ब्लू पोट्री फेमस ही है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी भी जयपुर की फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। जैसलमेर की बात करें तो येलो मार्बल तो होगा ही वहां पे, ठीक है, पूरी स्वर्ण नगरी है वो। जालोर की बात करें तो मसाले और मोचड़ी जूती। झालावाड़ की बात करें तो संतरा आ जाएगा आपके, ठीक है। संतरा सबसे ज्यादा आपके राजस्थान में झालावाड़ में मिलता है, लेकिन किन्नू मिलेगा गंगानगर में। झुंझुनू की बात करें तो आपके स्टोन प्रोडक्ट और वुड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, तो चूरू में भी वुड है। इसके अलावा झुंझुनू में स्टोन भी है। जोधपुर में फर्नीचर और हस्तशिल्प उत्पाद यहाँ पे जोधपुर में। करौली में आपके सैंडस्टोन। कोटा में एम्ब्रॉयडरी फोरेबिक कोटा डोरिया। नागौर में आपकी ग्रेनाइट मार्बल मकराना। पाली की मेहंदी फेमस है, सोजत की मेहंदी। राजसमंद का टेराकोटा। सवाई माधोपुर में टूरिज्म। सीकर को मिल गया फर्नीचर। सिरोही को मिल गया साइलियम हस्क सैंडस्टोन टोंको। उदयपुर ग्रेनाइट मार्बल। और प्रतापगढ़ लहसुन अथवा तथा से थेवा कला, ठीक है, प्रतापगढ़ की थेवा कला भी फेमस है। और सोनी परिवार में उनको उसको ही पता है इसकी कला के बारे में, थेवा कला के बारे में। उद्योग और वाणिज्य विभाग की अब बात करेंगे, ठीक है। अब जब अपने उद्योग और वाणिज्य विभाग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 36 जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र है। तो राजस्थान में कितने जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र है? 36, और 8 यहाँ पे उप केंद्र भी कार्यरत हैं, ठीक है। और मेन देखो उद्योग और वाणिज्य विभाग सभी को पता है, कॉमन सेंस, अभी अपने उद्योग की बात कर रहे हैं तो ये हस्तशिल्प को बढ़ावा देना और राजस्थान के राज्य के निर्यात को बढ़ाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उस पर ही फोकस करेगा। अब यहाँ पे बैठ के वगैरह बता रखा है कितनी आयोजित की गई थी, इतनी आपको याद नहीं रखना, इसमें बस इतना याद रखना है कि 36 जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र हैं और 8 यहाँ पे उप केंद्र हैं। फिर अपने बात करते हैं राज्य में सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए विलंबित भुगतान निस्तारण हेतु। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम आता है 2006 का, जिसमें 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का पुनर्गठन कर राज्य स्तर पर 2 व संभाग स्तर पर 8 सूक्ष्म लघु सुविधा परिषदों का यहाँ पे गठन किया गया है, ठीक है। राज्य स्तर पर 2, संभाग पे 8 और कुल 10 परिषदों का यहाँ पे गठन किया गया है, जो कि दिसंबर 2022 तक 513 प्रकरणों का निस्तारण करेगा। इसके लिए क्या है कि मान लो किसी ने लोन ले लिया तो वो यहाँ पे भुगतान टाइम से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये पूरा यहाँ पे संगठन तैयार किया गया है, ठीक है। और योजनाओं के तहत जो उपलब्धियां हैं औद्योगिक विकास, उसमें वृहत उद्योगों की स्थापना हेतु भारत सरकार को 22-23 की अक्टूबर 2022-23 के दौरान ये निवेश दे रखी है राशि, ये नहीं याद रखनी आपको। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आता है एक PMEGP, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवाएं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। तो रोजगार सृजन नाम से स्पष्ट है कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करना चाहते हैं, जिसके दौरान 643 इकाइयों को बैंकों से ऋण प्रदान किया गया और भारत सरकार द्वारा 27.52 करोड़ की मार्जिन मनी प्रदान की गई। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अब आता है मेन जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कौन सी है? 2022 की। फिर दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए कि राज्य में तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु ये योजना लाएगी 2019 को, और अधिक व्यापक बनाने हेतु 2022 को इसे लागू किया गया, ठीक है। अब ये लागू की गई और ये योजना कब की है, तो दोनों में डिफरेंस लेके चलना है। तो लागू तो 7 अक्टूबर 2022 को होती है, तो मैक्सिमम आपसे यही पूछेगा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? 7 अक्टूबर 2022 को लागू की गई। तो लागू की याद रख लेना आप, ठीक है। वैसे ये योजना है 2019।
और अपने जो पढ़ेंगे 2022 की योजना पढ़ेंगे मेन, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट जोड़े गए हैं तो आपको ये याद रखना है कि 7 अक्टूबर 2022 को लागू की गई विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास करना। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ये वहां पे आपके एग्जाम में पूरे पॉइंट से पूछेगा कि इसका लक्ष्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की बात करेगा तो इसका टारगेट है कि 15% से अपने वार्षिक वृद्धि करें, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास करें, 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करें। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या टारगेट है, 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना, पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को भी प्रोत्साहित करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको जो 500 पॉइंट है ना याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 15% की वार्षिक वृद्धि लाना, संतुलित और समावेशी विकास, संतुलित के साथ समावेशी, 2027 तक कितने 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन करना, और इसके अलावा हाइड्रोजन और जो भी वैकल्पिक ऊर्जा है, चिकित्सा उपकरण आदि के नवीन क्षेत्रों का अतिरिक्त प्रोत्साहन देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना। अब जो प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं ना वो देख लेते हैं निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। तो इसमें 8 श्रेणियां हैं। प्राथमिक में विनिर्माण, सेवाएं, सनराइज क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्टअप हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, भंडारण, ताप आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान विकास, परीक्षण प्रयुक्त, अक्षय ऊर्जा संयंत्र, ये सारी चीजें इसमें आती है 8 श्रेणियां में। थ्रस्ट सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला उद्यमियों को अतिरिक्त परिलाभ, ब्याज अनुदान, और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 50 करोड़ से अधिक के निवेश प्रोत्साहन पैकेज, ये सारी चीजें इसमें प्रावधान किए गए हैं। और परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, निवेश सब्सिडी जो है, और पूंजीगत अनुदान है। इसके अलावा टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव में एक चुनने का विकल्प दिया गया है कि इनमें से आप कुछ भी चुन सकते हो। विशेष प्रोत्साहन की बात करें तो रोजगार सृजन पर अतिरिक्त हरित प्रोत्साहन, क्लस्टर प्रोत्साहन, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण और कौशल प्रोत्साहन, अलग अलग यहाँ पे चीजें दी गई है। छूट की बात करें तो विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% यहाँ पे। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट है, और 25% राशि का पुनर्भरण रूपांतरण शुल्क में 100% छूट है। तो ये छूट याद रखनी है, जो भी यहाँ पे प्रावधान है 7 वर्षों के लिए छूट है, और स्टाम्प ड्यूटी में 75 है, 25% राशि का पुनर्भरण के लिए है, जिसमें से रूपांतरण शुल्क में 100% की यहाँ पे छूट है। और 2022 तक ये बता रखे हैं कि कितना निवेश प्रस्ताव के साथ 605 योग्यता प्रमाण पत्र भी यहाँ पे जारी कर चुके हैं, ठीक है, निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत। जिससे इसमें क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वेस्ट करें राजस्थान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोग। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना। ध्यान से पढ़ना इसको, क्या बोल रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना, ठीक है। अब इसमें जो एज है वो एज कैटेगरी याद रखनी है आपको, 18 से 45 की उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। और इसमें क्या है कि 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई है। और 15 लाख तक का अगर कोई वाहन खरीदता है कोई काम करने के लिए, मान लो ट्रक वगैरह जो भी है, इतने में ट्रक आता तो नहीं बता रहा हूँ वैसे, और भी कोई काम के लिए 15 लाख के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत पे है ना या तो 10% छूट मिलेगी, और या मैक्सिमम है ना 60,000, जो भी चीज कम होना वो। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे इस योजना के तहत आपको 10% छूट मिलेगी, या 60,000 रुपए जो भी कम हो वो अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। और तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा भी दिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो बजट प्रावधान है इस योजना के लिए 20 करोड़ का है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। तो इससे आप स्पष्ट है कि ये SC और ST के लिए है, ठीक है, SC ST के लिए है भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। इसमें क्या है कि गैर कृषि क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, सेवा, व्यापार के विकास में अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी बढ़ाना इसका लक्ष्य है।
और अधिसूचित ये 8 सितंबर 2022 को की जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 25 लाख रुपए से अगर कम का ऋण है तो ये याद रखना है 9% का ब्याज अनुदान, 25 से 5 करोड़ रुपए का है तो 7, और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पे 6, 10 करोड़ तक का दिया जाएगा 9, 7, 6 यहाँ पे ब्याज अनुदान है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, पहले भी अपनों ने ब्याज अनुदान पढ़े थे और स्कीमों में एमएसएमई में, तो वो अलग है, यहाँ पे अलग है, तो सारे अपने को ध्यान रखना है। और परियोजना लागत का 25% अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो अनुदान राशि दी जाएगी। मतलब मैक्सिमम अनुदान आपको 25 लाख तक का मिलेगा या 25% तक मिलेगा, दोनों में से एक जो भी कम हो। ठीक है, 9, 7, 6 याद रखना है। तो पहले आपके क्या 25 लाख रुपए से कम के ऋण पे, फिर 25 से 5 करोड़, फिर 5 करोड़ से 10 करोड़ के लिए 6%। ठीक है, और इसमें टारगेट भी है कि 1000 लाभार्थियों को लक्ष्य है कि इन्हें तैयार किया जाए। फिर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाए गए थे जो कि 62 जिला स्तरीय 177 पंचायत समिति पे। फिर जो चरम प्रशिक्षण उद्योग है, चमड़ा उद्योग में कार्यरत है, उनके लिए नीति भी आपको पता होगा दोस्तों लाई गई थी। ठीक है, चरम जो उद्योग में कार्यरत है चमड़ा उद्योग में, उनके लिए एक नई नीति भी लाई गई थी, और जो व्यय वगैरह यहाँ पे दिखाया गया और प्रशिक्षण कितने व्यक्तियों को दिया गया ये मत याद रखना। अब आती है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। तो ये नीति आपकी आती है दोस्तों 2019 की। इसमें सेम वही सतत समावेशी विकास, पर्यावरण अनुकूल हो, औद्योगिक विकास, आधारभूत संरचना को मजबूत करना, कुल मिला के राजस्थान की इकोनॉमी को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। अब इसके अंदर ही है ना राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आती है। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना पहले हमने क्या पढ़ी थी। ठीक है, पहले अपने ये सेम वही बात पढ़ी थी। ठीक है, ये 7 जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना थी ये 7 अक्टूबर 2022 को लागू की। इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ा था। अब जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है 2019, ठीक है, वो 22 वाली पढ़ी थी हमने, अब मैं 19 की बता रहा हूँ। 19 में क्या है कि 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई। कब? 17 दिसंबर 2019 को ये लागू की जाती है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। और इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नवीन निवेश पर 7 वर्षों के लिए SGST की बात करें, जो स्टेट GST होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST वाला, CGST सेंटर होता है SGST, और का 75% तक का पुनर्भरण, और विद्युत स्टाम्प ड्यूटी मंडी शुल्क में 100% तक की छूट दी गई है, वहां भी इतने वर्षों तक की छूट थी। और इसके अलावा SC ST का जो पैकेज है अम्बेडकर वाला वो इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये दोनों बातें हैं। तो निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब लागू होती है? 17 दिसंबर 2019 को, और 22 वाली कब? 7 अक्टूबर 2022 को लागू होती है। तो दोनों को ध्यान रखना है। फिर आता है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR, कंपनी अधिनियम आता है 2013 का। उसकी धारा आती है दोस्तों 135। इसके अनुसार कि ऐसी कंपनियां जिनकी वार्षिक कुल संपत्ति तो 500 करोड़ है, संपत्ति कितनी? 500 करोड़, और लेकिन उनका टर्नओवर मतलब जिनकी कमाई हो रही है ना सालाना वो 1000 करोड़ से अधिक है, तो कोई भी वित्तीय वर्ष के दौरान उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ या अधिक हो, या तो उनका टर्नओवर 1000 करोड़ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उनका जो शुद्ध लाभ है ना वो 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा शुद्ध लाभ। तो इसके तहत क्या है कि उनके विगत 3 वर्षों में शुद्ध लाभ का औसत का 2% है ना अनुसूची 7 में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। अनुसूची 7 में जो भी चीजें दी गई वहां पे आपको शुद्ध लाभ का 2%, 3 वर्षों के में शुद्ध लाभ का 2% व्यय करना पड़ेगा। मतलब आपको 3 वर्षों में मान लो 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, 1000 का 2% आप क्या करोगे, मतलब 210 करोड़ रुपए आपको जो अनुसूची 7 में वर्णित गतिविधियां हैं उन पर वो सारी चीजें व्यय करनी पड़ेगी। तो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व मतलब अपना दायित्व है कि आगे अपने जो क्षेत्र है उसको, उद्योग को कैसे बढ़ा रहे हैं, कैसे उसकी इंडस्ट्री सेक्टर को मतलब सहायता करते हैं राजस्थान के इंडस्ट्री सेक्टर को आगे बढ़ने में। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के गठन एक प्राधिकरण बनाया गया। ये याद रखना है आपको कि जो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन है ये कब? 5 नवंबर 2019 को भी किया गया इसके लिए, और इसका जो प्रकाशन है 6 नवंबर को किया गया। राजपत्र में प्रकाशित करते हैं कोई भी नई चीज या कोई जारी करते हैं तो। और
इसका पंजीकरण की बात करें तो 15 मई 2022 को इसका पंजीयन भी किया गया। फिर बात आती है साझेदारी फर्मों का पंजीकरण। अब जो साझेदारी फर्में है ना, ये नॉन ट्रेडिंग कंपनी एक्ट 1960 का और नॉन ट्रेडिंग कंपनी नियम 1962 का। तो ये नियम कौन सा है? 1962 का। इसके अंतर्गत नॉन ट्रेडिंग कंपनीज का पंजीयन किया जाता है। और भारतीय साझेदारी अधिनियम आता है 1932 का। राजस्थान साझेदारी अधिनियम कब आता है? 2017 का। तो ये याद रखना है कि राजस्थान साझेदारी अधिनियम कब का है? 2017 का। और इसमें क्या है कि महाप्रबंधक जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र तथा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रूप में किया जाता है। और राशि कितना राजस्व प्राप्त हुआ ये बता रखा है यहाँ पे, इतना नहीं याद रखना आपको। फिर आता है दस्तकार परिचय पत्र। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों में मान लो जो हाथ से अपने कोई स्पेशल चीजें बना सकता है, जैसे थेवा कला होगी, वैसे तो उसकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए। उसको क्या है कि एक सिंगल साइन पोर्टल है SSO के माध्यम से एक पहचान पत्र जारी किया जाता है कि ये इस कला में स्पेशलिस्ट है। ठीक है, जैसे कोई भी बंदा हो, यहाँ पे ए है, ये कोई भी मतलब स्पेशल चीज बना रहा है, आर्ट बना रहा है, कुछ भी अपने हाथों से लकड़ी से कुछ बना रहा है, तो उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा ऑनलाइन, किसी को बनवाना हो तो फिर। और पहचान पत्र जारी किए जाते हैं जिसमें 448 दस्तखतों के यहाँ पे परिचय पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो इनसे भी क्या है कि उनको पता लगेगा लोगों को कि ये काम कर रहा है, अपने को इसकी जरूरत है, तो अपने वहां से इसको ढूंढ के वो काम करवा सकते हैं, वो चीजें बनवा सकते हैं। तो लोगों को भी आसानी रहेगी और उसको भी बहुत बढ़िया सहायता मिलेगी, आर्थिक सहायता। फिर इज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं अपने। इसमें क्या है कि अलग अलग राज्य सरकार द्वारा जो भी व्यवसाय और उद्यमों की स्थापना के लिए नियामक प्रक्रिया को युक्ति संगत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भारत सरकार का जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की वार्षिक व्यापार सुधार योजनाओं का अनुसरण एवं कार्यान्वयन किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें साथ दे रही है। ठीक है, उनको निर्देशों के अनुसार यहाँ पे काम किया जाता है और अलग अलग यहाँ पे रैंकिंग जारी की जाती है इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के तहत। ठीक है, अब इसमें जो रैंकिंग है ना वो देख लेते हैं अपने। अब ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, जो पीछे पड़ा था ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिजनेस रिफॉर्म की बात करें अपने, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2015 में ना राजस्थान के रिफॉर्म बिंदु हो गए थे, मतलब जो इसने मेंटेन किया, सही किया, वो 61.04%, जिसके स्थान राजस्थान 6ठे रैंक पे रहा था और एस्पायरिंग लीडर स्टेट के रूप में सूचीबद्ध हुआ था। फिर 16 में क्या हुआ कि 96.43% इसमें अपने आप को बदला, फिर 8वें स्थान पे आया और अग्रणी श्रेणी में बढ़ गया। फिर क्या हुआ 2017 में 95.70% और इसमें 9वीं रैंक हासिल करता है और टॉप अचीवर्स अवार्ड इसे 2017 में मिलता है। फिर 19 की बात करें तो यहाँ पे 80 सुधार बिंदु है जिसमें 8वां स्थान प्राप्त होता है। फिर 2020 की बात करें तो राजस्थान को बिजनेस सुधार प्लान 2020 निष्पादन में एस्पायर श्रेणी में भी सम्मिलित किया गया। फिर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 की बात करें तो कुल 352 सुधार बिंदु सम्मिलित किए गए और जिन्हें 2 भागों में भी बांटा गया। ठीक है, और इनमें जो भी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है ये सारे पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कब इन्हें टॉप अपडेट चुना, कब एस्पायरिंग लीडर स्टेट बना, ये कब अग्रणी राज्य बना। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर आता है आपका दोस्तों निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP। ठीक है, निवेश संवर्धन ब्यूरो राजस्थान सरकार के एक एजेंसी है जो कि बड़े निवेश प्रस्तावों की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें 1991 में अपनी स्थापना के समय ही सरकार के निवेशकों को मध्य। अब इसमें ये याद रखना है आपको कि जो निवेश संवर्धन ब्यूरो है BIP, इसकी स्थापना कब होती है? 1991 में। ठीक है, 10 करोड़ से अधिकता वाले निवेशों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की नोडल एजेंसी है। तो ये किनको हैंडल करेगी? जिसमें 10 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो। तो ये ध्यान रखना, 10 करोड़ से अधिक वाला जो निवेश प्रस्ताव आएंगे कि मेरे को 10 करोड़ से अधिक निवेश करने हैं, तो उनकी पूरी जो कमेटी बनी होगी तो उनकी नोडल एजेंसी यही होगी, यही अनुमति देगी। ठीक है, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी अनुमति एवं विशेष पैकेज हेतु प्राप्त आवेदकों की जांच करती है, पूरे इनके डॉक्यूमेंट चेक करेगी सारी। और ये लास्ट जो आपके दिसंबर 2022 तक डाटा दे रखा है कि 36 प्रस्तावों की अनुशंसा यहाँ पे की गई है। तो ये याद नहीं रखना है, बिल्कुल ये याद रखना है कि 1991 में स्थापना की गई इसकी। फिर आता है दोस्तों आपका इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम। अब जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट होती है आपके, ये पहले क्या है कि
इससे पूर्व जो इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम कहाँ पे किए गए, तो ये ध्यान रखना। इन्वेस्ट पहले अपने मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम। तो जो पहला किया गया वो आपके अलवर में किया गया, वडोदरा में, फिर अहमदाबाद में, दिल्ली में, फिर जयपुर में 17 सितंबर 2022 में इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम किया गया भारत सरकार के द्वारा। फिर आता है इन्वेस्ट राजस्थान समिट। ये याद रखना है आपको कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट कब, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में एक है दोस्तों, जेईसीसी बना हुआ है वहां पे, ये जो कि सीतापुर एरिया है वहां पे पड़ता है। यहाँ पे राउंड टेबल, यहाँ पे जो भी 51 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा जो भी कितना इन्वेस्टमेंट निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 का भी विवेचन किया गया। हमने पढ़ा था कि 7 अक्टूबर 2022 है वो निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 वाली लॉन्च की गई। तो विमोचन वो देखो यहीं से ही किया गया था, ठीक है, जो हमने अभी लास्ट में पढ़ के आए कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, इतना नहीं याद रखना। ये याद रख लेना कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट सीतापुरा जयपुर में हुआ था, जेईसीसी में हुआ था। फिर आता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो भी उद्योगों से रिलेटेड जो भी लाइसेंस, अनुमति जो भी है, वो सारी समस्या एक ही जगह सोल्व कर दी जाएगी। अब दिसंबर 2022 तक यहाँ पे 15 विभागों के 140 सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो ये याद रखना है बस आपको इसमें कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में क्या है कि 15 विभागों की 140 सेवाएं अभी तक प्रदान की जा रही है, इतना याद रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने वन स्टॉप शॉप प्रणाली की, ठीक है। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को अधिक सुदृढ़ एवं निवेश अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए ये एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी इसके लिए एक गठन भी किया गया है। और जो विधेयक है वो 2020 लाया गया है, ये नोटिफिकेशन डेट है, ये नहीं याद रखनी आपको इतनी। तो जो राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापित संशोधन विधेयक है, ये 2020 का है, इतना याद रख सकते हो आप। और इसके नियमों को अधिसूचित किया गया। और जो पोर्टल है राजनिवेश डॉट, ये सारा दे रखा है कब लॉन्च किया गया, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। और अब नेक्स्ट जो अपना उद्योग वाला टॉपिक है, ये अगली क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो भी औद्योगिक विकास है इसके बारे में अपने जानेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।